होगा ना तो स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा। और स्रोत एक ऐसा चैप्टर है कि जिसको पढ़ेंगे हम लोग तो हर आगे आने वाले चैप्टर से वो मिलेगा। तो यहाँ हम लोगों को बढ़िया से समझना है स्रोत के बारे में कि प्राचीन भारत के इतिहास के आखिर में कौन कौन से स्रोत है जिसको अगर आपको दे दिया जाए या आप अगर उसका अध्ययन करें तो एक प्राचीन भारत के इतिहास का खाका तैयार कर सकते हैं। तो बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम लोग विभाजन करेंगे इतिहास का, जो विभाजन है और जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ से पास करके जा रहे हैं तो इतिहास में विषय रखे हैं, चाहे अगर आपका नहीं भी रखे ऑनर्स पेपर वगैरह है, तो इतिहास के विभाजन के बारे में पूछा जाता है। तो वहीं पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे। कैसे करना है व्हाइट बोर्ड अपडेट पहले थोड़ा सा आप लोग जानिए कि आखिर में इतिहास का जो विभाजन 3 भागों में किया गया, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, तो किस आधार पर किया गया। आपसे पूछा जाए कि अकबर को हम प्राचीन भारत में रखेंगे, इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाए कि अकबर महान जो थे उसको प्राचीन भारत में रखेंगे, मध्यकालीन भारत में नहीं रखेंगे, तो वहाँ जवाब देना होगा ना। चाहे सीधा सीधा पूछ दिया जाए कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, तो किस आधार पर बांटा गया है आप बताएं। तो कोई बता सकता है किस आधार पर बांटा गया है? समय के आधार पर। और 2 भाग उसको कहेंगे, एक समय के आधार पर, एक सांस्कृतिक आधार। खाली समय कहिएगा ना तो बहुत सारे बुक में जो है ना अलग अलग समय दिया हुआ है। जैसे NCERT अगर आप पढ़ते हैं तो औरंगजेब तक हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन में, और फिर उत्तरकालीन मुगल वंश आता है तो आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। लेकिन वहीं अगर आप BD महाजन की पुस्तक में पढ़िएगा तो सब एक ही में दे दिया गया है। तो केवल समय से नहीं होगा, समय के आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इतिहास का जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस। कहाँ का रहने वाला हेरोडोटस था? देखिए इतिहास का जनक जो है ना, पिता जो है वह हेरोडोटस को माना जाता है। पहले यह क्वेश्चन पूछता था, आप तो नहीं पूछता क्योंकि आसान क्वेश्चन है। और यह यूनान के रहने वाले थे। इन्होंने एक पुस्तक की रचना किया था। कौन सी पुस्तक? हिस्टोरिका। मतलब इतिहास शब्द का पहली बार प्रयोग किया हेरोडोटस ने, इसीलिए इसको इतिहास का जनक कहा जाता है। तो यह सब आसान है। UPSC में पूछा गया है कि हेरोडोटस जो यूनान के रहने वाले थे, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किया, वह किस भाषा में किया था? यूनान की भाषा का नाम क्या है? यूनान में कौन सी भाषा? यूनान के एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? ग्रीक, जानते हैं। और यूनान की भाषा भी ग्रीक ही है। यूनानी सभ्यता काफी समृद्ध सभ्यता, जैसे हम लोगों की सभ्यता, भारत की सभ्यता है, उसे यूनान की सभ्यता माना जाता है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उसी में यूनान की आती है। तो वहाँ की भाषा है ग्रीक। तो विकल्प में आपको ग्रीक भी दिया रहेगा, लेकिन वह नहीं सही होगा। आयोनिक भाषा यहां लिख रहे हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ जो है ना, वह आयोनिक भाषा में लिखा गया है। आयोनिक भाषा मतलब यह यूनान की एक क्षेत्रीय भाषा थी। जैसे हम लोग पूरे भारत को छोड़िए, बिहार में है हम लोग, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है। जैसे हम लोग का चंपारण में कौन सा भाषा बोला जाता है? मुख्य रूप से भोजपुरी बेल्ट है। आप मिथिलांचल में जाएंगे तो कौन सी भाषा बोला जाएगा? मैथिली बोला जाएगा। अगर पटना की तरफ हम जाए तो अर्धनागरी भाषा बोला जाता है, मगध की भाषा। तो उसी तरह से यूनान में भी बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाएं थे, और उसी क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत एक भाषा आयोनिक। और इस आयोनिक भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? हिस्टोरिका। और उस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में भारत और फारस के बीच
व्यापार जो किया जाता था ना, उसी का वर्णन कर दिया है। तो यहाँ इतिहास हम लोगों ने लिखा तो 2-3 बात यहाँ पर आ गया कि इतिहास के जनक जो थे हेरोडोटस थे, इन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा और यह आयोनिक भाषा में लिखा। इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास का अर्थ क्या है? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब इतिहास पढ़ रहे हैं ना, अब झा श्रीमाली की पुस्तक पढ़िएगा, कमीशन की तैयारी करने वाले लोग पढ़ते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पुस्तक है झा श्रीमाली, मुख्य परीक्षा के लिए आता है, तो जब बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया भूमिका में। अब हम लोग केवल अतीत की घटना को नहीं कहेंगे, जैसे यह इतिहास है, मान लीजिए आपसे पूछा गया, आपका जवाब सही है, लेकिन और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने कहा अतीत, अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, मतलब हाई स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो क्या था, इति जो हास, बीती हुई कहानी नहीं कहते थे बचपन में, चाहे कहानी भी हम लोग सुनाया जाता था, बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। मतलब अतीत में जो चला गया वह इतिहास है। लेकिन अब हम लोग केवल अतीत के बारे में नहीं कहेंगे, हमारा जो व्यापक दृष्टिकोण है इतिहास का, वह केवल अतीत की बात नहीं करता है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है इतिहास। आधुनिक अनुसंधान के अनुसार इतिहास केवल अतीत की घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? तो लिखा हुआ है कि हम लोग अतीत की घटनाओं से सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई घटना घट जाती है तो उसे सीख लेते हैं ना। उदाहरण के रूप में हम लोग आपस में उदाहरण लें तो और अच्छा समझ में आएगा कि आपके क्षेत्र में कोई यूपीएससी, कोई बीपीएससी, चाहे जो क्रिकेट में जो इतिहास रच दिए, जो अगरवा मोहल्ला के है ना, जो आपको गनी जो है, शकीबुल गनी नाम है ना, जिन्होंने विश्व कीर्तिमान बना दिया था। बहुत सारे बच्चे जो है उनसे प्रेरित होंगे, सीख लेंगे, हम लोग भी इन्हीं की तरह बनेंगे। तो आपके क्षेत्र में कोई बीपीएससी पास कर गया होगा, यूपीएससी पास कर गया होगा, रिश्तेदार में चाहे घर में, तो हम लोग वहाँ से सीख लेंगे कि यह कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मतलब वह अतीत में चला गया, उनका हो गया तो वह अतीत की बात हो। अब हम लोग उसको सीख लेकर के हम मोतिहारी में आ गए और आप जो है तैयारी कर रहे हैं, वह हम लोगों का वर्तमान हो गया। वर्तमान में आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए अच्छे भविष्य के लिए होता है ना, जॉब लग जाएगा तो अच्छा भविष्य होगा, मैंने सब कुछ हम लोगों के पास हो जाएगा, समाज में एक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, पद भी मिलेगा। इसीलिए अब जो है यह तीनों से जुड़ा। तो संक्षिप्त रूप में इतिहास केवल अतीत है, लेकिन विस्तार पूर्वक अगर हम लोग कहेंगे, चाहे आधुनिक अनुसंधान के रूप में कहेंगे, तो यह तीनों से जुड़ा हुआ है। इसी को इतिहास कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, उसको समझाना होगा, तो आप उदाहरण देकर, जैसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोगों का बने जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे हम पूछ रहे हैं कि भारत में कितने महाकाव्य हैं, भारत की महाकाव्य की संख्या कितनी है? महाकाव्य समझ रहे हैं ना, 2 महाकाव्य हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। बोलना है, गलती हो जाए तो क्या हो जाए, हमसे भी गलती होगा। तो महाभारत और रामायण, उसी झा श्रीमाली की पुस्तक में लिखा हुआ है कि महाकाव्य के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जानकारी मिले, उसी को इतिहास कहते हैं। किसकी जानकारी मिले? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो, उसी को इतिहास कहते हैं। महाकाव्य में लिखा हुआ है। अब यहाँ प्रश्न हम लोग क्या पूछेगा कि यह 4 जो आप देख रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको कहते हैं 4
पुरुषार्थ। परीक्षा में पूछा जाएगा कि 4 पुरुषार्थ किसको कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम और यह सीरियली है, ऊपर नीचे आप नहीं कर सकते हैं। पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर, लास्ट में मोक्ष। तो इसमें क्या करेगा? जैसे मान लीजिए ABCD यहाँ लगा रहे हैं, ABCD विकल्प देगा, तो बीपीएस में 5वां विकल्प भी रहता है, और इसमें से मान लीजिए कोई भी यहाँ शब्द आप देख रहे हैं हटा दो, इसी को हम हटा रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ हम हटा रहे हैं और यहाँ जोड़ देंगे ज्ञान इसके स्थान पर। और तब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से 4 पुरुषार्थ का अंग कौन नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ज्ञान होगा ना। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ जानकारी के लिए इतिहास किसको कहते हैं, तो वहां से एक प्रश्न निकल करके हम लोग को आया जिसको हम लोग कहते हैं 4। प्राचीन काल में सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा किया जाता था कि 4 पुरुषार्थ का पालन करें, 3 का पालन करें, तब मोक्ष जो है आपको मिलेगा, निर्वाण जो है आपको मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इतना चीज यहाँ पर सुने, अध्ययन किए, लेकिन हम लोगों का याद क्या करना है? एक लाइन आपको याद करना है बस, इसी को। अगर लिखवाने के लिए रहता तो मैं बोलता कि आप स्टार देकर के ऐसे लिखिए कि 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शामिल है। ठीक है, तो यह इतिहास की जो है वह पाठ। अब इतिहास को अगर हम लोग ऐसे बांटे तो 2 भागों में बांट सकते हैं, एक भारत का इतिहास, एक विश्व का इतिहास, बांट सकते हैं ना। लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? भारत का इतिहास। विश्व के इतिहास से कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछता नहीं, तो नहीं पूछता है। मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है भारत का इतिहास। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे इसको हम लोग यहाँ लाए, विश्व का इतिहास। और दूसरा क्या होगा? भारत का इतिहास। हम लोगों को पढ़ना है यही भारत का इतिहास जो है ना, हम लोगों को यही पढ़ना है। अब यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, विभाजन करेंगे। जो अभी आपने कहा काल के अनुसार, समय के अनुसार एक विभाजन हुआ, और दूसरा जो विभाजन होगा वह सांस्कृतिक आधार पर होगा विभाजन। यह निकलेगा कैसे, यह हटेगा कैसे? तो अब हम लोग भारत के इतिहास जो है वह पढ़ेंगे, और उसका यहाँ पर विभाजन देख लेंगे, तब हम लोग स्रोत में आएंगे, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। डिजिटल बोर्ड पर हम नहीं पढ़ाएंगे, मेरा जितना भी यूट्यूब पर वीडियो है सब व्हाइट बोर्ड पर है, डिजिटल पर नहीं है। लेकिन अब तो डिजिटल का जमाना है। भारत के इतिहास को कितने भागों में बांट सकते हैं? बोलिए। 3 भाग में। कौन कौन? हाँ, ठीक है। जैसे प्राचीन, संक्षिप्त में लिख रहे हैं मध्यकालीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसके बाद आधुनिक। आधुनिक भारत का इतिहास। अब इसको कालक्रम के अनुसार और सांस्कृतिक आधार पर बांट दिया गया विद्वानों के द्वारा। यह कोई वैज्ञानिक रीति नहीं है, क्योंकि इतिहास पढ़ रहा है तो इसमें वैज्ञानिक रीति उतना अप्लाई नहीं हो सकता जितना विज्ञान में हो सकता। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कालक्रम। कालक्रम के अनुसार सांस्कृतिक, सांस्कृतिक आधार पर, यह कालक्रम के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर। तो प्राचीन भारत के इतिहास जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आज 30 लाख ईसा पूर्व से उठाया गया, 30 लाख ईसा पूर्व।
पहले 25 लाख था, लेकिन 30 लाख ईसा पूर्व किया गया। क्योंकि हम लोग जब चैप्टर में आएंगे ना पाषाण काल, तो वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे मानव का उद्भव हुआ और आदि मानव से कैसे ज्ञानी मानव के रूप में हम लोग के जो पूर्वज थे वह परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम यहाँ कालक्रम में ले रहे हैं 30 लाख। बीसी से 712 AD, 30 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक। 712 ईस्वी मैंने क्यों रखा? क्योंकि 712 ईस्वी आपको याद भी रखना, सब सन ईस्वी याद नहीं रखा जाता है इतिहास में, लेकिन कुछ याद रखा जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था ना। तो देखिए हम लोग ऐसे सीधे जोड़ लेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो क्या हो गया, नहीं, बहुत कुछ हुआ। बहुत कुछ का मतलब क्या हुआ कि उसी मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया, तो एक नए धर्म का आगमन हुआ, और उसको कहते हैं क्या? इस्लाम धर्म। पहले इस्लाम धर्म का आगमन यहाँ नहीं हुआ था भारत में, हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन वह जब आया ना तो इस्लाम धर्म लेकर के आया। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर इस्लाम धर्म में लोग परिवर्तित होने लगे, और 1206 एक ऐसा समय आया जब इस्लाम धर्म के लोगों ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग उसको शामिल करें। कालक्रम में हम जा रहे हैं, फिर 712 में यहाँ रखेंगे। 1707 मध्यकाल कालक्रम में अगर हम लोग बांटेंगे अध्ययन की सुविधा के लिए, अपने पढ़ने के लिए जो बांट रहे हैं, समझने के लिए। 1707 मैंने इसलिए लिखा ना कि यहाँ औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल काल का तेज गति से पतन शुरू हो जाता है। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा ना, तब